ओम शांति, नमस्ते। प्यारे दर्शकों, हम सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं हंसा बहन जी को कि कैसे वो सुना रहे हैं बाबा दादी जी के साथ के अनुभव। बहुत सुंदर सुंदर से अनुभव हम सब सुन रहे हैं। अगली कड़ी में हम हंसा बहन जी का स्वागत करते हैं और प्रश्नों का और उत्तरों का इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। हंसा बहन जी, फिर से स्वागत है आपका। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दादी जी आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए जब क्लास में आती थी, दादी जी का सुनाने का ढंग सबसे बड़ा निराला था। दादी कभी भी कहती थी कि मैं भाषण नहीं करती हूँ, मैंने भाषण करना नहीं सीखा है। लेकिन दादी जी की जो भाषण है, भाषण के साथ साथ बड़ा यूनिक था। दादी बोलती थी तो लोगों के दिल पे छप जाते थे। कभी एक बात बताई, कभी दो बात बताई, कभी तीन बात बताई, कभी चार बात बताई। ऐसे करके जो है वो दादी जो टिप्स देती थी, जैसे कि 5-6 बातों में बताती थी, जो सब लोगों को अभी तक भी याद है। तो ऐसी ऐसी बातों को ज़रा बताएं। जब दादी शुरू करती थी तो ओम शांति बहुत जैसे ऊंचे आवाज से, जैसे और वो लाउड नहीं लेकिन अंदर से जो अंदर से ऐसे लग करता है, अंदर से उसका आवाज निकलता है कि दूसरी तरफ दूसरी आत्मा तक पहुंचे। तो उनको जैसे फील होता था कि जो ओम शांति, हम लोग ओम शांति जैसे हाय हाउ आर यू इस रीति से होता था। लेकिन इनका जो ओम शांति कहना ही जो एक यूनिक था, क्योंकि जो सभा में थे वो लोग सब फील करते थे कि सच्चे ओम शांति मैं कौन हूँ, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो ये वो लोग फील करते थे सचमुच ओम शांति मैं कौन, मेरा कौन, वो याद दिलाना, स्मृति दिलाना, क्योंकि उनकी स्मृति में ही सदा यही है। तो वो औरों के तक मुझे लगता है कि दादी को कोई भूलेगा नहीं। इसलिए नहीं भूलेगा कि ओम शांति को दादी ने ऐसा अडॉप्ट किया जैसा किसी ने कहा। एक बार कहना, 2 बार कहना, 3 बार कहना, दादी की पहचान बन गई थी कि मैं ओम शांति कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है। चाहे और कोई भी 3 बार ओम शांति बोल देवे, वो सेम नहीं था जैसे दादी बोलती थी। वो कितना भी कोशिश करे कि दादी की तरह ओम शांति बोलना, लेकिन वो जैसे उसमें जो ताकत थी वो बहुत जैसे ताकत से। और हमें तो याद है कि दादी बोलती थी और तबीयत ठीक नहीं है, और जब कहती ओम शांति इतना बोलती थी ताकत लगा के और बड़ी खुश मिजाजी से और अपनापन दे करके, तो वो कोई भूल नहीं सकता। सभी से बुलवाते भी थे। और सुन करके खुशी हो जाती थी। मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, तो उससे लोग नाचने लग पड़ते थे, क्योंकि उनको जो अंदर के जो प्यार, उनकी जो वासना थी वो वहाँ तक पहुँचती थी उनको। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन। तो सारा टाइम ये तो लोगों को अच्छा लगता है, खास करके जो माताएं थी, जो भाई सब थे, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर दूसरी बात, दादी हमेशा जैसे लास्ट में 2 साल जैसे 5 गुण 8 शक्तियाँ वो घड़ी घड़ी दोहराती थी, हमको याद दिलाती थी। 5 गुण कौन से? पवित्रता, धैर्यता। और फिर दादी को ये भी कहना अच्छा लगता था जैसे कि सफेद कपड़ा, खीसा काली, मेरे मुसारे विश्व के मालिक। तो वो नशा रहता था कि सफेद कपड़ा मेरे में तो ना 5 पाउंड उठाती हूँ, ना 5 रुपया उठाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारे विश्व के मालिक हूँ। तो कितना जैसे अंदर से नशा रहता था, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मैं कौन हूँ। दादी जी की ऐसे जो उक्तियां हैं, जो कहावतें हैं, जो मुहावरे बन गए, जिसको दादी की भाषा में टोटके कहते थे, दादी इतनी अच्छी अच्छी बोलती थी कि वो सब नोट करने के लिए मैंने एक बार सभा में भी, जब सभा में जैसे VIPs के गैदरिंग में उनसे बुलवाती थी, उनसे भी बुलवाते हो, जब कहती थी लाइट, माइट, एवरीथिंग राइट, तो ऐसे जैसे हाथ ऐसे करती थी, एवरीथिंग राइट, क्योंकि सब कुछ राइट ही है। तो प्रारंभिक दिनों में दादी को देखा ओम शांति का अर्थ 3 बार बोलती थी। तो हमने गीतों में बार बार लिखा ओम शांति मंत्र सुनाने वाली। और मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा,
न्यारा बाबा ऐसे करके सबसे बुलवाती थी, मेरा बाबा इतनी नज़दीकी से कहती थी। और जब दादी कहती बाबा तुम कितने मीठे हो, मन कहता है बाबा तुमको खा जाओ। इतने प्यार से दादी बोलती थी कि इतना इस तो प्यार झलकता है। इतनी उम्र में भी जैसे सब कुछ उसके लिए ताज़ा है। जी बिल्कुल। हम लोग जैसे चलते चलते थोड़ा थक जाते हैं पुरुषार्थ करने में या आगे बढ़ने में, लेकिन उन्हों के लिए सब जैसे अंदर फ्रेश है, जैसे फूल को पानी मिलता ही रहता है, खिलता ही रहता। तो इस रीति से दादी थी, बहुत यूनिक थी। तो कभी थकती नहीं थी। और बाबा के जैसे सारा टाइम जैसे ऑनलाइन ही रहती थी। दादी की एक और भी टुटका था कि दादी कहती देखो मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं अपनी घड़ी सफल करती हूँ। जब भी मैं घड़ी पहनता हूँ जब तो भी फट से दादी सामने आ जाती है और कहते हैं हम घड़ी पहन के भी घड़ी सफल नहीं करते हैं। और दादी कहती है कि मैं घड़ी नहीं पहनती, अपनी घड़ी सफल, घड़ी सफल करना बहुत बड़ी बात है। तो दादी में बड़ी खूबी थी। कभी भी साधारण रीति से उसने टाइम नहीं बिताया। जैसे हमको भी हम कुछ करते थे या कुछ बोलते थे तो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। तो दादी को साधारण अच्छा नहीं लगता था। साधारण रीति से बोलना, साधारण रीति से चलना, साधारण रीति से टाइम बिताना बहुत हमको ध्यान खिंचवाती थी। तो हमको कभी आंख भी दिखा देखिए ये क्या कर रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे अभी तो साधन बहुत है तो साधनों के साथ खेलना, उसको ज़्यादा उपयोग करना, तो दादी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। बिल्कुल दादियों ने टाइम को बहुत ही महत्व दिया, वैल्यू दिया और उसको सफल किया और लोगों को बताया कि हमारा दुनिया के हिसाब से भी हमारा टाइम तो बहुत वैल्यूबुल है, क्योंकि संगम युग का एक एक क्षण जो है कितना कीमती है। तो दादियों ने जी करके दिखाया, सफल करके बताया और केवल बताया नहीं, कहा ही नहीं बल्कि कराया भी। उसका आपने देखा बहुत अच्छा उदाहरण। दादी के टोटके और याद आते हैं कि दादी जो है कभी कहती थी केयरिंग करना, शेयरिंग करना, इंस्पायरिंग करना। जी। तो क्या है, हम बोल सकते हैं जब हमारे अंदर होता है वो चीज। और दादी में इन चीजें होती थी। तो वो जब बोलती थी तो जैसे फील होता था, दिल को छप जाता। दिल पे छप जाते कि सचमुच वो जो कहती है उनमें दिखाई देता है। बहुत केयरिंग, शेयर भी करती थी, शेयर करने के बगैर तो रह नहीं सकती थी। और सबको प्रेरणा भी बहुत देती थी, प्रेरणा बहुत दिया है सभी को, इंस्पायर करती थी। तो सबको प्राप्ति आई बहुत हुई दादी उससे। और दादी की वो भी थी ना, नो कमेंट, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो जो है क्वेश्चन। ये दादी की बड़ी मशहूर थी। ओनली कनेक्शन। ओनली कनेक्शन होना चाहिए। दादी ने ऐसी ऐसी बातें करके सबको जो है ज्ञान को सहज बन करके जो है बताया। मुझे याद है कि दादी क्लास में बोलती थी बाबा तुम कितने मीठे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। ये दादी के मुख से मैंने सुना और तुरंत ही वो गाना लिखा जो गीत बना है। बाबा तुम कितने मीठे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हम तुम ही इन आँखों के तारे हो। तो दादी से बड़ी प्रेरणा ये तो मिलती थी और दादी कभी भूलेगी नहीं। दादी करके भी बताई, कहती भी थी और सुनाती थी। दादी के टोटके तो बड़े मशहूर हैं। और लास्ट में जो दादी कहती थी भाई मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, पूरा पक्का करा दिया। दिल में छप गया वो। जी। और दादी में सादगी, सच्चाई और जो सरलता थी ये बड़ी अद्भुत थी। बड़ी सादगी, कभी भी कोई चीज़ का वो शौक नहीं रखा। जी, जैसे विदेश में भी थी, यहाँ से कोई मीन्स भारत से कोई भी विदेश जाता है तो उसका हाव भाव, चाल चलन, ड्रेस वैस सब बदल जाता है। लेकिन दादी एक रोल मॉडल थी। जैसे बाबा ने उसको भेजा कि आपको मधुबन का मॉडल बनाना है, तो दादी बिल्कुल जैसे यहाँ ऐसे ही सादगी से चली है। उसने कभी ना जूते, ना कोट, ना इस रीति से पहन के, जैसे शॉल मर्यादा पूर्वक वो पहनना, ऐसे
अपने से बहुत सादगी से चली है। हमें याद है कोई हंसाबेन कि चीज़ 98 की लगभग बात है और कॉन्फ्रेंस हॉल में या यहीं कहीं पर जो है पूरा याद नहीं है, तो दादी जो है क्लास में जब हम लोगों को गिफ्ट मिलता है साल भर में कपड़े मिलते हैं, तो दादी ने देखा इतने बड़े बड़े मिलता है, जी तो दादी ने कहा था विदेश की अपनी 35-36 साल में टोटल जो है कभी भी यज्ञ के बिना मैं बाहर का कोई कपड़ा खरीदा नहीं। जी जी फिर बताया कि मेरे पास जब 2 साड़ियाँ पुरानी हो जाती थी तो 2 साड़ी फटी होती थी तो वो उसको मिला के join हम एक करते थे। जी जूते चप्पल तक भी मैंने विदेश का यूज़ नहीं नहीं, किया। सही बात है। और ये भी बताया दादी ने कि मैंने अपनी बड़ी बहनों के सिवाय किसी को पर्सनल गाड़ी दी ही नहीं। जी और इसके अलावा ये भी बताया कि मैं कोई ड्राइवर जो है पेमेंट पे ड्राइवर जो है कोई रखा नहीं। वहाँ उनके पास कोई गाड़ी ही नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर एक चाहता था कि हम दादी को यहाँ ले लेकर जाएं, जाएं, हम दादी को जाके लेकर हाँ जाएं। जी। जी, जी, जी। तो गाड़ी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और जब कपड़े की बात आती है तो दादी वही कॉटन साड़ी जो दादी आप पहनती थी। जी, जी, और उस समय तो हमारे आने के पहले तो बिना स्टार्च की साड़ी ऐसे ही पहनती थी, कोई स्टार्च की हुई नहीं। तो ऐसे भी नहीं जैसे अभी जो बहनें आप देखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्च हुई साड़ी कैसे हाँ, पहनते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तमाम लेकिन उस समय तो बहुत साधारण दादी लगती थी। और मधुबन की चप्पल, यहाँ से चप्पल बना के देते थे हर समय। दादी मधुबन आती थी तो चप्पल दादी को वही सूट होती थी, वो पहनती थी। लेकिन लास्ट में जब यहाँ भारत में आने के पहले दादी का जैसे गोल ब्लैडर का ऑपरेशन किया तो साड़ी नहीं पहन सकी, तो फिर भी बड़ी दादी के परमिशन लेके फिर उन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया। वो भी बड़ी दादी के परमिशन लेके जी जी जी, क्योंकि वो जो नाला जो वो बांध नहीं सकती थी, बहुत दादी की हमेशा पेट की प्रॉब्लम रही है। तो इतने साल साड़ी दादी ने जी पहनी। लेकिन ये भी बात है कि एक एक चीज़ पूछ करके दादी से पूछ करके और वो लेना, ये तो बड़ी आज्ञाकारिता समझे, नम्रता भी है और श्रीमत भी। अपने ड्रेस चेंज करना, बिल्कुल बिल्कुल, एक यज्ञ का ड्रेस कोड है जो चेंज करना, वो भी बड़ी दादी से पूछ करके। हाँ, फिर तो बड़ी दादी ने प्यार से तबीयत अनुसार छुट्टी दी और फिर दादी का वही ड्रेस रहा। लेकिन वो ड्रेस में भी कितनी सिंप्लिसिटी, कोई भी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैशन वाली बातें। सिंपल ड्रेस और चुन्नी या शॉल, बहुत सिंपल योगी ड्रेस दादी ने अपनाया। तो दादियों ने रोल मॉडल जो ऐसा बनाया ना कि सब फॉलो कर सकते हैं। जी। और मैंने कभी ये भी सुना बहुत सादगी से रही है सारी उम्र। कोई कुछ अच्छा सा स्वेटर भी लाते थे तो दादी दान कर देती थी, कोई अच्छी चीज़ भी ला देते तो दादी को कुछ अपने लिए नहीं रखती थी, कोई भी चीज़। तो दादी में इकोनॉमी और एक नामी की जो विशेषता थी बड़ी गजब की थी। दादी बड़ी इकोनॉमी से चलती थी, कभी अपने लिए कुछ खर्चा नहीं किया, बाहर से कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो, कभी शॉपिंग में भी नहीं गई है, कोई खरीदारी भी नहीं किया है। जो और जो यज्ञ से मिलता था वो स्वीकार करती थी, बाकी ऐसा पर्सनली कुछ नहीं। बहुत तो हम भी उस रीति से दादी से सीखे और दादी की चीज़ है इसी रीति से, उसकी सिंप्लिसिटी हमने उस आधार से रखी। जैसे ही दादी सिंपल थी ऐसे ही दादी एक सैंपल बन के रहे, उस रीति से हमने भी उनकी संभाल किया कि कोई भी ऐसे फैशन वाली चीज़ है या फैशन वाली बातें ना हो। हंसाबेन, मैंने सुना कि दादी जी को हमेशा रहता था कि जो भी यज्ञ में आता है
मदोगरी जिसको कहते हैं, वो आता है, उसमें से दादी को हर हाल में मैं इतना जो है यज्ञ को दूंगी, इतना ही मैं अपने ऊपर लगाऊँ कि मुझे यज्ञ को देना है, मदद करना है। चाहे वो जानकी फाउंडेशन के माध्यम से हॉस्पिटल की बात रही या यज्ञ में रहा, हमेशा दादियों का ध्यान रहा कि यज्ञ को मिलना चाहिए, मैं यज्ञ के लिए सेवा करूं। चाहे विदेश में थे या भारत में थी जी। दादी को कई बहनें आती थी और दादी को कहते थे कि ये आपके पर्सनली यहाँ के लिए है, कुछ भी लेना करना है तो। लेकिन दादी ने इतना भी एक दाना तक भी नहीं रखा, हमेशा यज्ञ को ही देखा। चाहे फॉरेन में भी थी, हमेशा यज्ञ को यज्ञ को आगे रखा, यज्ञ को भेजना सबको। और बड़ी दादी भी काफ़ी दादी के ऊपर जैसे हुज्जत रखती थी, कुछ भी है तो दादी बहुत मददगार बनी यज्ञ के लिए। कुछ भी जैसे ज्ञान सरोवर बना, हॉस्पिटल बना, तो इन बातों में भी दादी का बहुत अटेंशन रहा कि सब कुछ यज्ञ में जाना चाहिए, यज्ञ में जाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचा कि लंदन के लिए कुछ रखे, चाहे सिर्फ यज्ञ को ही नहीं, और भी बाबा की जो स्थान थे, कोई भी देश था जहाँ मदद की ज़रूरत थी तो दादी का खुला हाथ रहता था। ये बहुत दादी की विशेषता हमने दादी में देखी। कम लोगों में ऐसे होती है, लेकिन देने में बहुत दादी बड़ी दिल रखी थी। एक नामी इकोनॉमी तो दादी में कूट के भरा था, दादी में बहुत गजब की विशेषता थी। हंसा बहन, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे कैसे माध्यम से दादी सहयोग करती थी यज्ञ को। कभी जानकी फाउंडेशन जैसे हुआ, कुछ और भी ऐसे ऐसी संस्थाएँ ऐसे ऐसे नाम से दादी जो है मदद करती थी, तो इस संबंध में बताइए। दादी क्या करती थी, जब कोई मिलने आते थे और एक इच्छा दिखाते थे कि हमको इस रीति से मदद करना था, तो दादी उन्हों को आगे से बताती थी यहाँ ज़रूरत है, हॉस्पिटल को ज़रूरत है, या ज्ञान सरोवर ज़रूरत है, या सुखधाम को ज़रूरत है, या कोई भी प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत है। उन्हों की दादी पहले बताती थी कि इसमें ज़रूरत है, आपका क्या विचार है। तो उन्हों की भावना अनुसार दादी चलती थी। पहले उनको बताती थी, फिर भावना अनुसार जो भी इन्हों की इच्छा होती थी उस अनुसार दादी करती थी। कभी वो लोग जो कहते थे कि ये यज्ञ के लिए है, तो सीधा यज्ञ को देती थी, फिर यज्ञ डिसाइड करे कि कहाँ देना है। जी। जहाँ ज़रूरत है, जैसे ब्रह्मा भोजन में ज़रूरत है तो फिर यज्ञ डिसाइड करेंगे कि ब्रह्मा भोजन में देना है, इस रीति से। कभी लोग बोलते भी थे कि ये ब्रह्मा भोजन के लिए है, तो मेरी माँ का भोग है, तो इसलिए सभी को इसमें लगना चाहिए। कोई कहता था हॉस्पिटल में देना चाहिए, तो इस रीति से हमने देखा हंसा बहन कि दादियों को ये भी होता था कि देने वाले तो बहुत होते थे, अपने दिल से देते थे कि हम ये मदद करना चाहते हैं या हम देना चाहते हैं यज्ञ में। लेकिन दादी की इतनी बड़ी विल पावर भी थी और उनकी सूझबूझ थी और इतनी दादी की समझदारी थी कि किसका कहाँ पर कैसे सफल करना है, इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी दादी। मैंने सुना है कि अगर कोई कह रहा है ऊपर से दिखाने के लिए कि मैं दे रहा हूँ, तो दादियों को सब स्वीकार नहीं होता था। क्योंकि बाबा ने भी ये, जब दादी अहमदाबाद में थी तब वहाँ भी थोड़ी ज़रूरत पड़ी थी, तो किसी से करवाया था। बाबा को बोला कि ये यहाँ देना था, लेकिन बाबा ने दादी को बिल्कुल नहीं बताया कि इस आत्मा ने दिया है। अच्छा। क्योंकि फिर ये ना होए कि दादी उसकी खूब खातरी करे। ओके। गया है यज्ञ में, उनकी बुद्धि जुटे बाबा से, तो ये नहीं कि इनकी फिर खास स्पेशल अटेंशन। क्योंकि अभी कभी होता भी है, कोई देते हैं तो ज़्यादा आप उसके अटेंशन देते हैं, आगे जैसे आगे रखते हो, और फिर जो
जिन्हों में इतना नहीं है नहीं है तो उनको कम मिलता है जी, अटेंशन जी, या तो इस रीति से ना ये तो होए बहुत तो गजब की चीज़ है, जिसे यज्ञ जी। में पवित्र धन की वैल्यू रही कि सब ऐसे गुप्त रहता था। हाँ, जी ऐसे लोगों का धन ना आए कि जी बाबा कहते हैं ना, मैं ऐसे का धन लेकर कैसे करूं जिसको देना पड़ जाए, जी। और बाबा जो है पूरा हिसाब एक रखता बार है दादी बराबर। ने बोला भी, जब सेवा में शुरुआत में बाहर जब जाने लगे सेवा पर, जी, तब दादी ने बोला था बाबा को शुरू कि शुरू में। शुरू में हाँ, कि ये अज्ञानियों का खाना हाँ, कैसे हमारे पेट में जाएगा। हाँ, तो बाबा ने बोला नहीं, यज्ञ के ही जाएगा आपके पेट में। हम्म, इस रीति से जो धन आता था हम्म। कोई उससे लिटरेचर हो, कुछ और भी हो, जी जो एकदम अपने भाई बहनों का जो पवित्र धन है, वही वो भोजन है के भोजन निर्माण में के होना जी चाहिए, क्योंकि अन्न का मन पे प्रभाव, कितनी असर गहरी होता बातें है हैं कि समझने की, जी। सोचने की, कि दादियों ने पवित्र धन की बड़ी वैल्यू रखी कि उससे हमारे मन पर अलग असर ना ऐसे पड़े। कभी डाउट्स आता था दादियों में, तो फिर अलग सा रख देते थे, कुछ भी देते थे तो फिर चाहे वो कितने भी मास या साल लगे। लेकिन तो हंसा बहन, ये बताइए कि जब दादी के पास, दादी तो आपके पास देती थे, तो आपका मन कभी नहीं होता था कि इतना ज़्यादा ये मिल रहा है तो ये देने वाला ऐसा है, आपकी बुद्धि तो नहीं जाती थी उस? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारी जैसे कोई भी चीज़ें, जैसे सौगातें आती थी या कोई यज्ञ के लिए देते भी नहीं, कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि मेरी बुद्धि उस सौगात में गई कि ये मेरे लिए अच्छी है या मैं रख लूं, ऐसे कभी भी नहीं। बहुत जैसे अच्छा। दादी सिंपल थी ऐसे ही तो दादी सिंपल थी, दादी के अंदर निष्प्रिय भाव था, जी कभी लेने का वो नहीं था। जी तो आप तो दादी समान एकदम बहुत अच्छा फॉलो किया आपने। जी। हमको अच्छा नहीं लगता था, दादी की दृष्टि कभी ऐसे पड़ी नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत सिंपल घराने से आई हूँ। हमने भी बहुत हार्डशिप देखी है हमारे समय तो, लेकिन हमको पता है कि हर एक के जो कना दाना भी देता है, कैसे उन्होंने इकट्ठा किया होगा और यज्ञ में दिया होगा। तो हमने कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया है दादी के साथ रह के कि हमने कुछ लिया अपने लिए रख लिया, ऐसे कभी हमने नहीं यज्ञ किया में है। आई हुई चीज़ कितनी वैल्यू है उस चीज़ को, जी। कितने लोगों ने क्या सोच, कितनी भावना से दिया है, जैसे उसको दादी यज्ञ में को मिलता था और जैसे कुछ भी यज्ञ के लिए कोई देता था तो हम तुरंत वही बुला के दे देते थे। तो इसी रीते थे, सिस्टम बहुत अच्छी थी। हंसा बहन जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, और ये तो एकदम खान है दादी जी, और उनके साथ, दादी जी के साथ जो है आपने भी बड़ा कमाल किया। हम अपने दर्शकों की ओर से, सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छा रहा। हंसा बहन जी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए, किस तरह से दादी जी निष्प्रिय भाव से अनासक्त होकर के रहीं, एक नामी भी रही, एक बाबा का ख्याल करती थी और इकोनॉमी थी, और दादी में कितनी विशेषताएं थी कि उनके जो शब्द थे, उनके बोल थे, आज भी दिलों में सबके छप गए हैं। तो हम सब और भी सीरीज में सुनते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी की ओर से भी हंसा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हंसा बहन जी, और फिर मिलेंगे हम अगली कड़ी में।